Hello students, welcome to eNotion. So we are going to start uh, class 7 science notes from chapter 1. First chapter is nutrition in plants. So we are going to start introduction to the nutrition in plants. What is the nutrition? First of all, you should know what is nutrition. Nutrition are those things which give helps to the growth of the child, any type of organisms. It gives help in growing animals, child, or plants. Basically, we are going to start now living and non-living organisms. ये होते क्या हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम इसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। चलिए, तो आप सभी को क्या करना है, पॉइंट वाइज लिखते जाना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मैं इन सब की डिटेल में आपको चीजें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको पॉइंट डालना है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसमें पहला पॉइंट डाल के लिखना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे कि हम सभी, प्लांट्स प्लांट्स पेड़ पौधे, एनिमल्स जानवर जितने भी होंगे, नीड फूड टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप खाना एक दिन नहीं खाते हैं तो आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है और आप चल फिर नहीं सकते। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग मतलब हम इंसान हो, चाहे कोई प्लांट हो, पेड़ पौधे हो, या फिर एनिमल्स हो, सभी को सर्वाइव करने के लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की। और उनको जिंदा रहना है तो उनको फूड की आवश्यकता होती है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो एडेप्ट। इसका मतलब है दोस्तों कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये जनरेशन इंक्रीज करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब जैसा आप जानते हैं आपके पापा हैं, उसके बाद आप आए, फिर इस तरीके से आपके दादा थे, तो ये रिप्रोडक्शन बोला जाता है, इसको रिप्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो एडेप्ट। इसका मतलब है जैसे देखिए हम जो रह रहे हैं दोस्तों, वो फील्ड वाले मैदानी इलाके जहां पर नॉर्मल होता है वहां रह रहे हैं, तो हमारी संरचना जो है वो अलग होगी। जबकि जो पहाड़ों पर रह रहे होंगे उनकी संरचना अलग होती है। तो टू द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो एडेप्ट, तो जो जैसा एनवायरनमेंट होता है वहां के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं सिंपली, उससे आप समझ पाएंगे। अब आप सभी एक चीज देख पा रहे होंगे, इनकी तस्वीर जैसा कि दिखा रहा हूं, ये जो है हिली एरियाज के लोग हैं। और अगर आप हिली एरियाज में बिलोंग नहीं करते हैं, कहीं ऐसे एरियाज में जैसे दिल्ली या फिर इस टाइप के एरिया में से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो संरचना होगी वो डिफरेंट होगी इन हिली एरियाज के लोगों की संरचनाओं से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं वो इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, तो वो वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेते हैं। और मैं आपको एक बार जो मैदानी एरिया वाले लोग हैं उनका भी एक इमेज दिखा दूं आपको। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो साउथ अफ्रीका में लोग होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग जगह पे जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरीके के अपने आप को उसमें अडेप्ट कर लेते हैं उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। आप यहाँ तक लिख लिए होंगे आप सभी ने। चलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर एक्सक्रिएट एज वेल। रेस्पायर और एक्सक्रिएट का मतलब क्या है दोस्तों, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैं आप सभी क्या करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इसी को बोला जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर। रेस्पायर में सांस लेना एंड एक्सक्रीट एज वेल। ओके, तो ये हो गई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इन दोनों में एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रो करते हैं, जैसे इंसान हो गए, पेड़ पौधे हो गए, जानवर एनिमल्स हो गए, दीज ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बेसिकली ग्रो नहीं करते हैं। जैसे आपका पेपर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन हो गया, these all are the things which are non living organisms। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको दिखा देता हूं तस्वीरों से ज्यादा समझ में आता है, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तस्वीरें दिखा दूं।
अब जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे दोस्तों, एक तरफ जो है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जबकि इस तरफ जो है ये सारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फ्रॉग, फिश, जैब्रा, फ्लावर और इस प्रकार के ह्यूमन बीइंग भी इसमें आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पार्ट हैं, जबकि ये टेडी, बॉल, डॉल, ये सारे जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं दोस्तों? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से। अब समझ में आ गया होगा आप सभी को। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सेल्स की। सेल्स क्या होते हैं? सेल्स का डेफिनेशन आप सभी जल्दी से लिख लीजिए। सेल्स का डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये आपको पहले नोट्स में लिखना है, अपने नोटबुक में एक अलग नोटबुक साइंस की बना लीजिए आप सभी, और इसको डालिए चैप्टर 1 डाल के, जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और ऑर्गेनिजम्स जो भी है वो लिखिए। उसके बाद ये सारा पॉइंट्स बनाते जाइए, और इस चैप्टर को जब कंप्लीट हो जाएगा, इसके जस्ट बाद मैं आपको इसके अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, तो वो भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है और याद भी करना जरूरी है। और मैं इसके लिए अलग से टेस्ट भी कंडक्ट करूंगा ऑनलाइन गूगल फॉर्म के रूप में। तो जिस किसी को भी इसमें ज्वाइन होना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर आपको गूगल टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, फेसबुक सभी पे है हमारे चैनल, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी को अगर ज्वाइन करते हैं वहां पर, तो गूगल फॉर्म के रूप में आप सभी को प्रोवाइड करेंगे टेस्ट। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और जितने भी वीडियो होंगे उस सभी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए नीचे बेल आइकन होगा, एक बेल सा घंटा सा बना होगा, उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको वहां पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वो नोटिफिकेशन के लिए होता है बेसिकली, जिससे जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको पता चल जाएगा। चलिए सेल्स की बात करते हैं। लिखिए सेल्स क्या होते हैं, मैं आपको सेल्स दिखाऊंगा भी। यहाँ पर जो है आपको वर्चुअलाइज करवाने की कोशिश है, जिससे आप आसानी से समझ सके चीजों को। तो सेल्स लिख के डालिए पॉइंट। सेल्स आर टिनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक अप अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने में हेल्प करते हैं। सेल्स को अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो उसको कोशिका बोला जाता है सेल्स को। हेंस दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी अब आप सभी जानते हैं कि घर बनाने में ईंटों का यूज किया जाता है, तो ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने में, ऑर्गेनिजम्स जैसे कि इंसान है, आप हैं, आपको बनाने में बहुत सारे सेल्स का यूज किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ ब्लॉक। देखिए मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार से। ये आप सभी को दिख रहा होगा, ये सेल्स हैं। ये सेल का बहुत ही बेसिक यूनिट, मतलब बहुत ही जूम करके दिखाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इंसान बनता है। जैसे देखिए ये स्मॉल सेल्स मिलकर ये फिर बना दूसरा ऑर्गेनिज्म, इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसी को बोला जाता है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ और द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑर्गेनिज्म। तो सेल्स जो हैं वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा दूं। देख सकते हैं आप, ये सारी इमेजेस जो हैं ये सेल्स की ही हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। पहला पॉइंट डाल के लिखिए, अ सेल इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। अब सेल में मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, मैं इसकी भी इमेज दिखाऊंगा आपको और समझाऊंगा कि सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस और काइटोप्लाज्म कहाँ कहाँ होता है। तो ये सारी चीजें आप डाल लीजिए। तो सबसे पहला मेंबर जो होता है उसको मेम्ब्रेन होता है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, थिन आउटर लेयर होता है वो। और दूसरा जो होता है न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल अंदर होता है, और उसके चारों तरफ जो होता है वो काइटोप्लाज्म बोला जाता है। दिखाता हूं मैं आप सभी को। हाँ जी, तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सबसे कॉर्नर पे है, ये पूरा सेल है, ये पूरा का पूरा एक सेल है। ठीक है, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है सेल का। तो ये जो सेल है उसका न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको याद नहीं रखना, आप बेसिकली इसको लिखोगे न्यूक्लियस। और इसके सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर कोई जेली टाइप में पदार्थ होता है, जेली आप सभी ने खाया होगा, उस टाइप का ही कोई एक मटेरियल होता है, उसको बोला जाता है काइटोप्लाज्म। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने इमेज में देखा होगा कि सेल का कलर कुछ ऐसा आ रहा था,
तो सेल का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, वैसे बेसिकली आप कलर पे ना जाइए, और कलर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हम बात करेंगे सिंगुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जैसा कि आप सभी को बता दिया सेल क्या होता है। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स समझ पा रहे होंगे आप सभी, जैसे इंसान है, मतलब ऑर्गेनिजम्स जितने भी चीजें हैं ना दुनिया में, उन सभी को ऑर्गेनिजम्स ही बोला जाता है। तो उनमें किसी में एक ही सेल होगा, सिर्फ क्या सेल, कितने सेल होंगे, एक ही सेल होगा, और आप उसको देख नहीं पाएंगे। वैसे तो आप अपना हाथ देखिए, हाथ पे जो है इतने सारे कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, इस टाइप्स के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके हाथों पर, जिसको आप देख नहीं पाते हैं। तो इसको देखा जाता है माइक्रोस्कोप से। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो वहां से हमें पता चलता है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगुलर हैं, मल्टी सेलुलर हैं, मतलब एक उसमें बस सिर्फ एक सेल है या बहुत सारे सेल हैं, तो वो हमें वहां से पता चलता है। तो अब सिंगल सेल का मतलब समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए, ऑर्गेनिजम्स, इसका पॉइंट लिख लीजिए, सिंगुलर का पॉइंट लिखिए, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, और वहां तक आप सभी लिख लीजिए पहले, फिर वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके दोबारा से आगे देखिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल आर कॉल्ड सिंगल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसका एग्जाम्पल है अमीबा। मैं अमीबा दिखाता हूं आप सभी को पहले, उसके बाद हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर की। ठीक है, चलिए अमीबा दिखा देते हैं आप सभी को। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज है अमीबा की। किसकी है? अमीबा की। आप सभी इसको इतना बड़ा दिख रहा होगा ये, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत छोटा होता है। ये आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसको माइक्रोस्कोप द्वारा इमेज ली गई है और ये इमेज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अमीबा है, और ये पूरा का पूरा जो है ये सिंगल सेल है। कितना सेल है? सिंगल सेल है। और एक बात याद रखिएगा, जो इंसान है उसमें बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। क्योंकि आप हाथ देख पा रहे हैं, हाथ इसीलिए देख पा रहे होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे सेल्स मिले हैं, तब जाके ये हाथ बना है। ओके, तो ये अमीबा जो है, ये अमीबा आप अपनी नग्न आंखों से, आप अपनी सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते जब तक आप इसको माइक्रोस्कोप में यूज नहीं करते हैं। माइक्रोस्कोप अगर आप यूज करेंगे, आप सभी को आगे फर्दर जब होगा आपके स्कूल के लैब में होगा, अगर नहीं भी होता है तो इसलिए मैंने ये इमेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो ये है अमीबा। अमीबा की तस्वीर है जो यूनिसेलुलर है। याद रखिएगा क्या है ये? यूनिसेलुलर। ठीक है, चलिए ये हो गया यूनिसेलुलर। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि माइक्रोस्कोप से वो दिख कैसे जाता है। तो आपको एक बात बता दूं, आप सभी के पास फोन है, तभी आप फोन से देख पा रहे हैं। चलिए, फोन का अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए, आपका पढ़ाई करना खत्म हो जाए, तो फोन का कैमरा ऑन कीजिएगा और कैमरा ऑन करके उसको जूम कीजिएगा। ठीक है, तो जब जूम करते हैं तो आप अपने हाथों की लकीरों को बहुत साफ साफ देख सकते हैं, अगर अच्छा कैमरा होगा तो इसी प्रकार जो है माइक्रोस्कोप में भी बहुत सारे लेंस लगे होते हैं, जिससे वो बहुत कोई भी चीज है, आपका अगर हाथ देखना चाहते हैं, आप हाथ को भी देख सकते हैं, लेकिन आपके हाथ की जो लकीरें होंगी वो पूरा साफ साफ दिखाई देगा, वो अंदर तक पूरा साफ दिखाई देगा, क्योंकि उसमें लेंस होता है और वो उसको जूम कर देता है। आप सभी जूम के बारे में सुना होगा, जूम हो जाती है चीजें। ठीक है, कोई दूर खड़ा है, आपके पास अगर अच्छा कैमरा है, बहुत महंगा वाला कैमरा है, तो आप उसको जूम करके बिल्कुल पास से इमेज ले सकते हैं। तो वो माइक्रोस्कोप भी इसी तरीके से लेंस लगा होता है और वो इमेज को जूम करके दिखाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप खुद जो है एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जितनी भी बड़ी चीजें हैं वो सारे के सारे, मतलब प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, दीज ऑल आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी तस्वीर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद को देख लीजिए, वही आप मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और आपको खुद को नहीं देख सकते शीशे में, तो क्या कीजिए, किसी आपके अपने घर में कोई बैठा हो उसको देख लीजिए, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशंस की।
आखिर ये न्यूट्रिशंस होते क्या हैं और ऑर्गेनिजम्स को ठीक करने में, मतलब हेल्दी बनाने में किस प्रकार से हेल्प करते हैं। तो न्यूट्रिशंस जो होता है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स, ये पॉइंट लिखना है आपको, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब एक बात बताइए, आप सभी खाना खाते हैं, खाना खा लिया, उसके बाद क्या करता है बॉडी, उस खाने को पचाता है, यूटिलाइज करता है और उस फूड को वो न्यूट्रिशंस के रूप में यूज करता है। तो उसी से आपको बॉडी को एनर्जी मिलती है। कहते हैं ना, मैं थक गया हूं, मुझे भूख लग रही है, खाना दो। तो खाना जब खा लेते हो तो आप सभी को एनर्जी मिल जाती है, फिर खेलने लगते हो। तो ये जो है न्यूट्रिशंस बेसिकली हमें फूड के रूप में मिलता है, खाने के रूप में। अब अलग अलग खाने में अलग अलग प्रकार का न्यूट्रिशंस होता है, हम उसकी बात आगे करेंगे। अब यहाँ पर पहला पॉइंट लिखिए इसमें डाल के, न्यूट्रिशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important, nutrition is very important as the nutritions from the food consumed enables living organism to build their bodies and grow। अब एक बात बताइए, आप अगर खाना खाना छोड़ दें तो आपकी बॉडी का क्या होगा, क्या होगा आपकी बॉडी का, सूख जाएंगे, पतले हो जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लकड़ी की तरह दिखने लगेंगे। तो लकड़ी की तरह ना दिखने के लिए आप सभी को खाना खाना जरूरी है। तो जो ये खाना है वही आपको क्या करता है, आपके बॉडी को बिल्ड करता है, बनाता है और बॉडी को ग्रो करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट डालिए, अब न्यूट्रिशंस जो होता है, कहते हैं ना अच्छा खाना खाइए जिससे आप बीमार नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, बीमारी अगर लगती है तो वो न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से लगती है। तो ये न्यूट्रिशंस जो है हमारे बॉडी में अगर कहीं बीमारी का कोई चीज उत्पन्न भी हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको भी रिपेयर कर देता है, डैमेज्ड पार्ट्स को। जैसे आपका अगर चोट लगता है तो वो ठीक कैसे हो जाता है, तो ये न्यूट्रिशंस जो होते हैं वही हेल्प करते हैं उसको ठीक करने में। ठीक है, चलिए इसके लिए कोई कुछ वर्चुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, आप सभी आप जानते हैं क्या होता है। आगे बात करते हैं, न्यूट्रिशंस आल्सो प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। तो मैंने जैसा कि अभी शुरुआत में ही बताया, आपको खेलने के लिए क्या चाहिए, खाने की जरूरत है, आपको सोचने के लिए खाने की जरूरत है, आपको पढ़ने के लिए खाने की जरूरत है, आपको बैठने के लिए खाने की जरूरत है। तो खाना जो है वो आपको एनर्जी देता है, न्यूट्रिशंस देता है टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस। जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, उन सभी को करने के लिए, वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं, उन सभी के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशंस बहुत ही जरूरी है। अब हमने तो बात कर ली यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब बात करेंगे ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। एक बात और बता दो आपको, आप सभी ने ये चीजें 7th क्लास में भी पढ़ी, सॉरी 6th क्लास में भी आप सभी ने ये चीजें पढ़ी है, ये तो 7th क्लास ही पढ़ रहे हैं अभी हम। तो 6th क्लास में आप सभी ने ये चीजें पढ़ी है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, और ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सभी चीजें भी पढ़ी हैं आपने। तो ये सब चीजों को हम रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पर बेसिकली। अब बात करते हैं हम ऑटोट्रॉप्स की। ऑटोट्रॉप्स होते क्या हैं? ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। आप सभी क्या करते हैं, दूसरों का खाना छीनते हैं बेसिकली। और पेड़ पौधे जो होते हैं वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की बात भी हम अभी आगे करेंगे। तो इसका अब एग्जांपल लिख लीजिए, ये लिख के, ऑटोट्रॉप्स लिख के, ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एक बात और बता दो, ये सारे जो है आपको क्वेश्चन आंसर में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो आप इनको भी याद करते जाइए, जिससे मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊं तो वो आपको तुरंत ही याद हो जाए। चलिए इसका एग्जांपल लिखिए, प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल हैं, एज दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। मैं फोटोसिंथेसिस का जब टॉपिक करवाऊंगा तो आपको बेसिकली एक प्रोसेस दिखाऊंगा कि वो खाना बनाते किस तरीके से। ठीक है, विजुअलाइज करा के। कभी स्कूल में ऐसी चीजें आपको बताई नहीं गई होंगी कि फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, किसी भी बुक में भी वैसा विजुअलाइजेशन नहीं कराया गया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज विजुअलाइज करवा दिया जाए। अब अगला पॉइंट लिखिए, हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स बेसिकली होते हैं ऑर्गेनिजम्स
that rely on others and usually take in ready-made food made by the autotrophs। मतलब इसका क्या है, सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऑटोट्रॉप्स की जो खाना बनाया हुआ होता है उसका जो यूज करते हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप क्या क्या खाते हैं, आप खाते हैं गेहूं, क्या होता है वो पौधों से मिलता है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं बेचारे। इसी तरीके से आप और भी कोई चीज खाते हैं, जैसे आप सब्जियां खाते हैं, तो दैट ऑल आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। वो सारे किस चीज के हैं, प्लांट्स के पार्ट हैं। तो जो भी ह्यूमन बीइंग है या फिर एनिमल्स हैं, दीज ऑल आर द हेटेरोट्रॉप्स। वो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका हेटेरोट्रॉप्स। अब इसका एग्जांपल लिख लीजिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। मुझे पता है ये थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाता है, तो आप प्लीज वीडियो को पॉज करके ही लिख लीजिए। ऐसा मत सोचिए, घबराने की बात नहीं है कि मैं आगे भाग जाऊंगा। आप सभी के पास वीडियो है तो आप पॉज करके उसको देख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे फॉरवर्ड कीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल लिखिए, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं, as they depend on plants in many ways for their food। अपने खाने के लिए वो क्या करते हैं, प्लांट्स पे निर्भर करते हैं। चलिए अब एक बात और बता दूं, बेसिकली सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए कि ह्यूमन बीइंग जो है वो हेटेरोट्रॉप है और जो भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो ऑटोट्रॉप्स हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। हाँ जी, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो प्रोसेस मतलब जिस तरीके से खाना बनाया जाता है, उनके लिए खुद के लिए वो खाना बनाते हैं, उसको ही बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है वो सारी चीजें बताएंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा दिखाऊं फोटोसिंथेसिस का। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है सनलाइट और ये है आपका ग्रीन प्लांट। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट को सनलाइट की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन बीइंग छोड़ता है, जब जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो प्लांट है ये क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है। और वाटर जो है ये मिट्टी से मतलब नीचे ग्राउंड से लेता है वाटर, और ये क्या बनाता है अपने लिए, ग्लूकोज मतलब खाना, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हो गया, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। अब इसमें पॉइंट लिख लीजिए दो जल्दी से। दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स के क्या होते हैं, पत्तों के द्वारा किया जाता है। ये क्या है, ये पत्तों के द्वारा प्रोसेस ये होता है बेसिकली। ये देख पा रहे होंगे आप, ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जाता है और ऑक्सीजन इससे बाहर आता है। ठीक है, तो ये पत्तों के द्वारा ही ये प्रोसेस किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, दिस प्रोसेस रिक्वायर्स क्लोरोफिल। ग्रीन कलर पिगमेंट बोला जाता है क्लोरोफिल। तो ये बेसिकली सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये क्लोरोफिल जो देख पा रहे हैं आप, क्लोरोफिल, ये बेसिकली इन पत्तों में होता है क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं इसको। ये पत्तों के अंदर ही होता है, जिसके द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट, ये तीन चीज तो बाहर से लेता है और क्लोरोफिल इस पत्ते के अंदर होता है और ये प्रोसेस करके ये अपने लिए खाना बनाता है और ये खुद को ग्रो करता है और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन देता है, एक्सक्रीट करता है, जो कि ह्यूमन बीइंग, हम जो इंसान है वो लेते हैं। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है वाटर ऊपर की तरफ, मतलब ये प्लांट्स रूट से लेता है। तो ये तो हमने बात कर ली फोटोसिंथेसिस की। अब आगे बात करते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, पॉइंट लिखिए, ऑर्गेनेलीज आर टिनी सेल्यूलर स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल। ये देखिए, सेल के अंदर मैंने आपको बताया था सेल मेम्ब्रेन होते हैं और जो भी होते हैं, तीन चीज चार चीज बताई थी मैंने आपको। न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इस तरीके से वो अंदर होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बताऊंगा ये भी आपको आगे। तो ये ऑर्गेनेलीज जो होता है ये भी वो सेल के अंदर होता है। सेल दिखा देता हूं एक बार और आपको, ये है सेल, ये सेल के अंदर होता है बेसिकली। और इसका पॉइंट अगला लिखिए, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल।
काइटोप्लाज्म कहाँ था? मैंने बताया था जेली टाइप की जो चीज होती है वो न्यूक्लियस और बाहर आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसके बीच में जो होता है, तो ये देख पा रहे हैं ये काइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ही ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, इसी के अंदर, ये सेल के अंदर है और सेल के अंदर काइटोप्लाज्म है और काइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज पाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल जो है क्लोरोप्लास्ट, ऑर्गेनेलीज में क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक एग्जाम्पल है, इज द सेल ऑर्गेनेली दैट कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोप्लास्ट ही है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को भी कैरी आउट करता है, आगे बढ़ाता है। ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूजफुल जो चीजें हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगला है क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? अब इस पॉइंट को लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेली है। देखिए हमने ऑर्गेनेलीज की बात करी है, ऑर्गेनेलीज, उसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक ऑर्गेनेली का टाइप है। ओके, ये भी कहाँ है? प्लांट्स के अंदर ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोफिल इसके अंदर होता है। कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा सा, देखिए ध्यान से सुनिए, सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट, फिर इसके अंदर क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लियर है? ओके, चलिए, दीज ऑर्गेनेलीज कंटेन क्लोरोफिल, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। इसके बाद अब क्लोरोफिल है, ये खुद एक क्या है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है। ठीक है, ये अब आ गया आपका फाइनल क्लोरोफिल। अब ये क्या है? क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। यही जो है क्लोरोफिल, यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है? ऑर्गेनेलीज के अंदर। ऑर्गेनेलीज किसके अंदर होते हैं? काइटोप्लाज्म के अंदर। काइटोप्लाज्म किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। ठीक है, ये प्रोसेस आप लिख लीजिए चाहे तो, समझ में आएगा। चलिए, क्लोरोफिल का पहला पॉइंट लिखिए, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। ओके, दिस पिगमेंट ग्रीन कलर टू इट bearers and is abundantly found in leaves। ये बेसिकली पत्तों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, बताया आपको मैंने जैसा कि पहले, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, चलिए ये पॉइंट हो गया। अब देखिए बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। मैं इसकी बात अभी नहीं करूंगा, आप सभी को इसकी और इससे आगे जितने भी पॉइंट्स हैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप सभी भी थक गए होंगे, आधे घंटे से ज्यादा होने वाला है, आधे घंटे के आसपास होने वाला है जो भी है। ओके, तो चलिए आपके लिए आज के लिए इतना ही बताता हूँ, इसको अच्छे से लिख लीजिए और इनको याद भी कर लीजिएगा जल्द से जल्द। उसके बाद मैं इसके आगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करवाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। क्या कह रहे हो, हिंदी इंग्लिश? चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा प्रोसेस है, मैं इस तरीके से बताता हूँ और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।